हेलो एंड वेलकम। जेम्स क्लियर की एक बुक है एटॉमिक हैबिट्स। इस वीडियो में हम उसे डिस्कस करेंगे। जैसा कि हम देखते हैं सेल्फ हेल्प की काफ़ी हज़ारों बुक्स हैं, पर इस बुक में बहुत ही लॉजिकल पार्ट जो इमर्ज होता है वो ये है कि ये नई हैबिट फॉर्म करने के लिए या बैड हैबिट से बचने के लिए जो लॉज की बात कर रहे हैं वो लॉज उन हैबिट से रिलेटेड नहीं, उन हैबिट्स को अट्रैक्ट करने के फ्रेमवर्क से रिलेटेड है। उन कोई नई हैबिट अचीव करने का गोल बनाने की बात नहीं करके वो गोल कैसे अचीव होगा, बैटिंग एवरेज कैसे हाई होगा, उसके फ्रेमवर्क की बात करिए। तो दैट इज व्हाट दीज फोर लॉज मेक इट ऑब्वियस, मेक इट अट्रैक्टिव, मेक इट ईजी, मेक इट सेटिस्फाइंग डील्स विथ। इसके अलावा बुक स्टार्ट होती है फंडामेंटल से, जहाँ पे एक लॉजिक हाईलाइट किया है कि कैसे छोटे चेंजेस बहुत बड़े डिफरेंस ला सकता है। और बुक कंक्लूड होती है हाउ टू गो फ्रॉम बीइंग मेयरली गुड टू बीइंग ट्रूली ग्रेट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले पार्ट में इन्होंने 3 इनपुट्स को फोकस किया है, एटॉमिक हैबिट्स का सरप्राइजिंग पावर, और कैसे हैबिट फॉर्मेशन में हम आइडेंटिटी पे ज़्यादा फोकस करें rather देन कि गोल पे या आउटकम पे। और थर्ड पार्ट है कि कैसे ये 4 सिंपल स्टेप्स में बनाई जा सकती है, और यही 4 स्टेप न्यूरोलॉजिकली हमारे ब्रेन में कैसे फंक्शन करते हैं, क्यूज़ के साथ में कैसे हमें अट्रैक्ट करते हैं, और उन्हीं के ऊपर ये 4 लॉज बनाए गए हैं। तो लेट्स स्टार्ट। वैसे तो बुक की ओपनिंग काफ़ी कैची है कि एक बेसबॉल की बॉल ऑथर के नाक पे लगती है, उसका नाक स्कल काफ़ी लेवल पे फ्रैक्चर हो जाता है और एक लंबा पीरियड लगता है उसको रिकवर होने में। और उस रिकवरी प्रोसेस में छोटे छोटे फ्रस्ट्रेशन, छोटे छोटे गोल बनाना और उन गोल से डिरेल होना, फिर अपने आप को मोटिवेट करना, और इस मोटिवेशन और फेलियर और सक्सेस के छोटे छोटे फ्रेमवर्क के अंदर से अपने आप को इवॉल्व करके निकालना कि कैसे एक लॉजिकल साइंटिफिक फ्रेमवर्क बनाया जा सकता है जिससे अपने आप गुड हैबिट्स आएँ और स्टेबल रहें और बैड हैबिट्स ज़्यादा परेशान नहीं करें। पर असली ओपनिंग होती है जहाँ से ऑथर ने हाईलाइट किया है ब्रिटिश साइकिलिंग की स्टोरी लेके। 2003 में डेव ब्रेसफोर्ड को ब्रिटिश साइकिलिंग टीम का परफॉर्मेंस डायरेक्टर अपॉइंट किया था। एक ऐसा फेज था जब 110 साल की हिस्ट्री में 1908 से लेके 2003 तक ब्रिटिश साइकिलिंग के किसी एथलीट ने कोई बड़ा अचीवमेंट नहीं की अचीव किया था एक्सेप्ट फॉर वन ओलंपिक गोल्ड समवेयर। और टूर डी फ्रांस एक और साइकिलिंग का इवेंट है, उसमें भी कुछ बड़ा नहीं अचीव किया था। ऐसी रेपो थी कि बड़े कंपनीज, बड़े ब्रांड, बड़े मैन्युफैक्चरर्स ब्रिटिश कंपनीज को, ब्रिटिश एथलीट्स को साइकिल बेचने से थोड़ा झिझकते थे, मना भी कर देते थे कि उनका नाम नहीं खराब हो जाए। पर 2003 के डेव के अपॉइंटमेंट के कुछ ही साल में 2008 बीजिंग ओलंपिक में 60% गोल्ड मेडल्स जो साइकिलिंग में अवेलेबल थे ब्रिटिश टीम ने जीते। इतना ही नहीं, 2012 के लंदन ओलंपिक में ब्रिटिश टीम ने और एथलीट्स ने 9 ओलंपिक रिकॉर्ड्स और 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए साइकिलिंग में। टूर डी फ्रांस के अंदर 2012 में फर्स्ट ब्रिटिश ब्रेडली विगिंस बने जिन्होंने वो रेस जीती। और 2015, 16, 17 में भी ये चैंपियनशिप ब्रिटिश एथलीट के पास में गई। कुल मिला के 2007 से लेके 17 तक 10 साल के फेस में ब्रिटिश एथलीट्स ने साइकिलिंग में 178 वर्ल्ड चैंपियनशिप्स जीती, जिसमें 66 ओलंपिक, पैरालंपिक गोल्ड और 5 टूर डी फ्रांस थे। ये मैजिक जोन आई कहाँ से? डेव ने ऐसा क्या किया था? और यही बात हाईलाइट करने के लिए ऑथर ने ये बैकग्राउंड बनाया है कि सिर्फ छोटे इवेंट्स अचीव करना या एक विक्ट्री लेना हैबिट्स पे या वो वाली बात नहीं, एक लॉजिकल फ्रेमवर्क बनाया कि एक बैटिंग एवरेज कैसे हाई किया जाए। और यहाँ ऑथर हाईलाइट करते हैं कि 1% इम्प्रूवमेंट, डेव का सिर्फ यही फोकस था हर डायमेंशन में, चाहे वो एथलीट की डाइट हो, उसकी एक्सरसाइज हो, उसके स्लीपिंग पैटर्न हो, उसके पिलो से रिलेटेड, उसके बेड से रिलेटेड, उसके कंफर्ट से रिलेटेड, उसके जो एपरल्स जो पहन रहे हैं, सभी डायमेंशंस में 1% इम्प्रूवमेंट पर डे। और हम ये देखते हैं कि 1% इम्प्रूवमेंट पर डे 40 लगभग 37% हम एक साल में अपना परफॉर्मेंस इम्प्रूव कर सकते हैं। एट द सेम टाइम 1% डिटोरिएशन एंड यू सी हाउ बैड यू मे गेट। ऑथर हाइलाइट्स की प्रोडक्टिविटी, नॉलेज और रिलेशनशिप सभी कंपाउंडिंग इफेक्ट से
फ़ायदा देते हैं अपन को, और हम उस मैजिक जोन में जाते हैं ग्रेजुअली इफ़ वी फोकस ऑन जस्ट 1% इंक्रीमेंटल improvement every day. And similarly, if we do not pay attention, if we do not pay heed to those, the law of compounding, negative compounding can create negative thought, which will compound. Your stress gets compounded, your outrage and pressure gets compounded. इसको समझाने के लिए ऑथर तीन छोटे एग्जाम्पल्स लेता है कि जो मैजिक मैजिक जोन आती है, चेंज की जो जोन आती है, जिसे हम ज़्यादातर ऑब्जर्व करते हैं, जैसे आइस क्यूब में 26, 27, 28, 29, 30 डिग्री तक टेम्परेचर वेरिएशन, एक एक डिग्री के डिफरेंस से कोई बाहर आउटर विजिबल एविडेंसेस कुछ नहीं दिख रहे हैं, बट समवेयर अराउंड 31 टू 32 डिग्री इट मेल्ट्स, अपनी स्टेट जो फिजिकल स्टेट सॉलिड थी उससे लिक्विड. Similarly, cancer cells, for 80% of the time, it stays undetected in the body. And by the time symptoms come up, it is already like mature, right? Similarly, Chinese bamboo tree की एक story है, वो स्टीवन कवी की एक book, 7 Habits of Highly Effective People, उसमें भी ये ली है, बट यहाँ पे बहुत छोटे पॉइंट में समराइज किया है कि 5 साल तक चाइनीज इस बैम्बू ट्री के सीड को 5 साल तक पानी डालो, आपको बाहर कोई अपीयरेंस विजिबल डिफरेंस नहीं दिखेगा. समवेयर इन between 5 to 6 year, वो it shoots approximately 90 feet within few weeks. तो ये जो पॉजिटिविटी का कंपाउंडिंग इम्पैक्ट आता है, जो मैजिक जोन्स जो बाहर दिखती है लोगों को, ओ माय गॉड सच अ ग्रेट सक्सेस और सच अ ड्रास्टिक शिफ्ट, इसके पीछे एक पूरा लॉजिक है कंपाउंडिंग का. और उस कंपाउंडिंग के पार्ट को समझने के लिए, वो किसी भी डायरेक्शन में हो, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, उस कंपाउंडिंग के पार्ट को समझने के लिए हमें बहुत ही लॉजिकली ये समझना होगा कि हमें गोल ओरिएंटेड थिंकिंग से बाहर आना है. गोल्स आर अबाउट द रिजल्ट्स यू वांट टू अचीव, बट गोल से बाहर निकल के कहाँ जाएं? बट यस, author says you should focus on the systems, because systems are about processes that leads you to those results. Goals are good for setting a direction, but system are best for making progress. यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि गोल ओरिएंटेड जो थिंकिंग है हमारी, जो हम गोल अचीव करने की बात है, गोल हम छोटे छोटे टारगेट्स बनाते हैं. इट इज़ नॉट दैट बैड दैट यू डोंट शुड नॉट हैव गोल्स, बट ही सेज दैट गोल्स related part is have goal related thinking has limitations, and he highlighted 4 problems related to it. प्रॉब्लम नंबर 1, विनर एंड लूजर्स बोथ हैव सेम गोल्स. चाहे ओलंपिक में जाओ, चाहे आप जिस कंपटीशन में बैठ रहे हैं, चाहे आप किसी भी फील्ड में, जहाँ पे भी विनर, आप अपनी सेल्फ कंपटीशन में ही जाएं, आप सोच रहे हैं, आपका एक सेल्फ कहता है कि आज मैं इस टारगेट को अचीव करूंगा या करूंगी, और आपका एक सेल्फ बोलता है कि शायद नहीं कर पाऊँ. तो विनर हो चाहे लूजर हो, उनके गोल सेम रहेंगे. तो डिफरेंस कहाँ आता है? अचीविंग सेकेंड पार्ट, सेकेंड प्रॉब्लम, achieving a goal is only a temporary or momentary change. डिफरेंस यहाँ पे आता है कि गोल अचीव करने की जो पीछे का पूरा प्रोसेस है, उस पर ना फोकस करके हमारा पूरा कंसंट्रेशन गोल पे रहता है, और वो गोल क्या है? एक छोटी सी टेम्पररी फेस है. प्रॉब्लम नंबर 3 रिलेटेड टू गोल टाइप ऑफ गोल ओरिएंटेड थिंकिंग इज गोल रेस्ट्रिक्ट्स योर हैप्पीनेस. गोल पे जब छोटी सी लिमिट पे जब हम फोकस कर रहे हैं, तो हम उस छोटे से इवेंट के फोकस करते हुए हम पूरे प्रोसेस को शायद नेग्लेक्ट कर देते हैं, और जबकि मेन 99% जो पार्ट है वो उस प्रोसेस में इंक्लूडेड है. प्रॉब्लम नंबर 4, गोल आर ऑड्स विथ लॉन्ग टर्म प्रोग्रेस. गोल्स लॉन्ग टर्म प्रोग्रेस में आपकी बहुत बड़ी बाधक हो सकते हैं, और इसीलिए यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ इन्होंने इस पार्ट को कि जो ये वैल्यू ऑफ डिसअपॉइंटमेंट है, एक हम सोचते हैं हम इस टारगेट को ऐसे अचीव करेंगे, हमने एक पाथ बना लिया कि ये इन स्टेप से हम जाएंगे, पर एक्चुअल चीज़ तो कुछ और डायरेक्शन लेती है, और जब एक्चुअल चीज़ कुछ और डायरेक्शन लेती है, उसमें एक आता है फेस वैल्यू ऑफ डिसअपॉइंटमेंट. हमको बाहर रिजल्ट्स नहीं दिख रहे हैं, हम बाहर देख रहे हैं कि पॉजिटिविटी इस दिशा से आएगी, लेकिन हमारे एफर्ट्स मे बी दे आर नॉट कमेंसरेट विथ आवर desired output, or then there comes a valley of disappointment. You have to get out of that valley of disappointment through logical and systematic framework, not just through wishful thinking. गोल ओरिएंटेड थिंकिंग में वो बहुत बड़ा ड्रॉबैक है. यहाँ पे इसीलिए इस बात को हाईलाइट किया है कि बैड हैबिट रिपीट देमसेल्व्स अगेन एंड अगेन, नॉट बिकॉज यू डोंट वांट टू चेंज, but because you have a wrong system of change. Or finally, he concludes that you do not rise to the level of your goals, you fall to the level of your systems.
सो गोल रिलेटेड थिंकिंग, गोल फोकस थिंकिंग की ये 4 जो प्रॉब्लम्स हैं, इनको हाईलाइट करने के बाद में ऑथर सिस्टम ओरिएंटेड थिंकिंग के ऊपर एम्फेसाइज करते हैं एंड द चैप्टर क्लोजेस। और हर चैप्टर के बाद में चैप्टर की समरी है, जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स इसमें कवर किए हैं, ताकि हम बुक को हम बार बार स्टडी करें तो हमें फ़ायदा रहे। नेक्स्ट पार्ट में हम कैसे इसको कर सकते हैं, आइडेंटिटी रिलेटेड रादर देन आउटकम रिलेटेड फ्रेमवर्क, उनकी बात करिए और उनको कैसे 4 सिंपल स्टेप्स में इन लॉज के थ्रू और इन लॉज के पीछे का लॉजिक वो बताते हुए ये बुक आगे बढ़ती है। आई होप यहाँ तक हमको काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई इससे।